हेलो क्लास 12, दिस इज़ नवदीप। वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटेंसी का वॉल्यूम 2 जो कि है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। ये बुक जो है आपके एग्जाम पे वेटेज रखती है 24 मार्क्स की। आप इस बुक में 2 चैप्टर पढ़ने वाले हो, इशू ऑफ शेयर्स एंड इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो वॉल्यूम 1 जो आपने की थी काउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, उस बुक में आपने सीखा था पूरी पार्टनरशिप के बारे में। तो ये जो वॉल्यूम 2 है आपका अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, इन दोनों चैप्टर्स में आप कंपनी के बारे में डिटेल में नॉलेज लोगे और देखोगे कि कंपनीज में जो अकाउंटिंग्स हैं वो कैसे होती हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर इशू ऑफ शेयर्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ इस चैप्टर के बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट जो है वो डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब ये चैप्टर समझने से पहले कि इशू ऑफ शेयर्स हम समझेंगे अकाउंटिंग फॉर कंपनीज जो हम करने जा रहे हैं कि कंपनीज क्या होती हैं, उसकी अकाउंटिंग जो है वो कैसे होती हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा 11th क्लास में जाना पड़ेगा, उसकी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? बिकॉज 11th क्लास की आपकी बिजनेस की बुक जिसमें आपका एक चैप्टर था फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ से हमने ये पूरा शुरुआत की थी कि जो बिजनेस है या अकाउंट्स है ये किस तरीके से जो है बना है। तो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बच्चे आपने कुछ ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म पढ़ी थी, जो कि सबसे पहली स्टार्टिंग फॉर्म क्या होती है? सोल प्रोप्राइटरशिप। ये क्या होता है कि जब एक अकेला पर्सन जो है वो बिजनेस चलाता है, उसको हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। फिर उसकी कुछ लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से नेक्स्ट जो आपकी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होती है वो था जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। मींस हिंदू फैमिली जो है अपने जॉइंटली जो बिजनेस चलाती थी उसको हम क्या कहते हैं? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। उसके बाद पार्टनरशिप कंसेप्ट जो है वो एग्जिस्टेंस में आया। देन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ये जो सारी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हम पढ़ रहे हैं इनकी कुछ लिमिटेशंस थी, जैसे कि लिमिटेड कैपिटल, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी। मींस लिमिटेड लाइबिलिटीज़ क्या होती है कि आपके पास जो पैसा था वो इतना ज़्यादा नहीं था कि आप लार्ज स्केल के ऊपर अपने बिजनेस को लेके जा सको। अब एक अकेला पर्सन है या जॉइंट हिंदू फैमिली में भी सिर्फ फैमिली के मेंबर्स ही बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, तो उससे क्या होता था कि जो उनकी मैनेजरियल एबिलिटी थी ना वो भी कहीं ना कहीं क्या हो जाती थी? लिमिट हो जाती थी। और सबसे बड़ी लिमिटेशन इन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की क्या थी? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है कि अगर आपका बिजनेस इन फ्यूचर लेट सपोज कीजिए वो लॉस में जाता है, तो आपकी जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। मींस उस लॉस को कवर करने के लिए आपके बिजनेस की जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है वो तो जाती ही जाती है, प्लस जो मेंबर्स हैं उसकी आप पर्सनल प्रॉपर्टी तक भी उनको सेल कर दिया जाता है अगर आपका बिजनेस उस लॉस को रिकवर करने के लिए। इसलिए इन सभी जो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इनकी लाइबिलिटी क्या थी? अनलिमिटेड थी। तो इन सभी लिमिटेशन से ओवरकम करने के लिए हमारी जो नेक्स्ट एग्जिस्टेंस आती है फॉर्म ऑफ बिजनेस वो क्या थी? कंपनी, जिसके बारे में आज हम इस बुक में पढ़ने वाले हैं कि कंपनीज क्या होती हैं और इनके आगे अकाउंटिंग्स जो है वो कैसे की जाती हैं। तो बच्चे किसी भी चैप्टर को समझने के लिए ना उसका बेस समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उसका जो आगे, क्योंकि टर्म्स हैं काफ़ी यूज़ होंगी चैप्टर में, बट अगर आपको उसका बेस ही नहीं पता कि ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं या ऐसा इसके अंदर जो भी आप अकाउंटिंग्स करने वाले हो वो क्यों कर रहे हो, तो इसलिए बेटर है आप पहले उनके बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कीजिए फिर उसके प्रैक्टिकल पोर्शन पे जाइए। ठीक है? तो जैसे कि मैंने बताया कि इन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की कुछ लिमिटेशंस थी जिनकी वजह से जो कंपनी है वो एग्जिस्टेंस में आती है। अब इसमें से कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपके थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको 1 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स के एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी की मीनिंग और डेफिनेशन देख लेते हैं। अब कंपनी क्या होती है? कंपनी एक वॉलंटरली एसोसिएशन है पर्सनस की, जो कि कैसे फॉर्म होती है? थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ फॉर द पर्पज़ ऑफ कैरिंग ऑन सम बिजनेस। कि आप किसी बिजनेस को चलाने के लिए जब कुछ पर्सनस जो हैं वॉलंटरली एक एसोसिएशन बनाते हैं, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? कंपनी। आप इसकी डेफिनेशन भी लर्न कर सकते हो क्योंकि एग्जाम्स में आपको मीनिंग भी आ सकता है और डेफिनेशन। तो चलिए आइए डेफिनेशंस देखते हैं इसकी। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको किससे क्रिएट किया गया है? इट इज़ क्रिएटेड बाय अ लॉ हैविंग सेपरेट आइडेंटिटी। कंपनी की एक अपनी अलग पहचान होती है। विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सीट।
कि कंपनी परपेचुअल सक्सेशन का क्या मतलब होता है, जो कभी भी ख़त्म नहीं होती है। अब ऊपर जो आपने बिजनेस देखे हैं, जो जितने भी फॉर्म ऑफ बिजनेस पढ़े थे, सोल प्रोप्राइटरशिप है, एक अकेला इंसान अपनी बिजनेस चला रहा है, दुकान चला रहा है, कुछ भी समझ लीजिए, वो कल को बीमार हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी डेथ के साथ ही उसका बिजनेस भी क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। सेम रूल एप्लीकेबल करते हैं बाकी जो हैं, पर ये जो चीज़ है, कंपनी जो है ये कभी भी बंद नहीं होती, क्योंकि उसका उसके मेंबर से कोई भी लेना देना नहीं है। उसकी मेंबर से जो आइडेंटिटी है वो क्या है, बिल्कुल सेपरेट है। और कंपनी की एक कॉमन सील होती है। तो कंपनी की आपने ये डेफिनेशन याद रखनी है। अब हम देखते हैं कंपनी के फीचर्स। फर्स्ट फीचर क्या है, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, कि कंपनी की क्या होती है, कंपनी जो है वो किस एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड होती है, रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट 2013। ये बच्चे आपने याद रखना है कि कंपनीज जो है वो कौन से एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड होती हैं। ये कंपनी एक्ट 2013। द लॉ कंसिडर अ कंपनी एज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। तो इस लॉ के अंदर जो कंपनी है उसको क्या कंसिडर किया गया है कि वो एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है जिसकी एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है। नेक्स्ट फीचर देखिए, परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल एग्जिस्टेंस मीन्स जिसकी जो एग्जिस्टेंस है कंपनी की, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय डेथ, लुनेसी और इंसॉल्वेंसी ऑफ इट्स शेयर होल्डर, कि किसी भी शेयर होल्डर की डेथ से, इंसॉल्वेंसी से या किसी भी चीज़ से इसकी एग्जिस्टेंस को फ़र्क नहीं पड़ता है। थर्ड फीचर, जो आपने लिमिटेशंस पढ़ा था बाकी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, वहाँ पे लिमिट लाइबिलिटी क्या थी, अनलिमिटेड। तो यहाँ पे कंपनी का क्या फीचर है कि जो कंपनी की लाइबिलिटी है वो क्या है, लिमिटेड। द लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इज लिमिटेड अप टू नॉमिनल प्राइस ऑफ शेयर सब्सक्राइब बाय वन। मीन्स शेयर होल्डर की वो सिर्फ किस हद तक लाइबल है, जितने उन्होंने कंपनी के शेयर्स जो हैं वो सब्सक्राइब किए हुए हैं, सिर्फ आप उतनी लिमिट तक ही वो अपनी लाइबिलिटी के लिए लाइबल हैं, उसके बाद वो लाइबल नहीं है। नेक्स्ट फीचर देखिए, कॉमन सील। कंपनी की अपनी एक कॉमन सील होती है, कंपनी मेंटेन कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। अगर वो करते हैं तो जो कॉमन सील है वो कंपनी अपने एज ए नेम जो है उसको वो यूज़ करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विच एक्ट एज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ अ कंपनी। नेक्स्ट फीचर देखिए, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। अब जो कंपनी के शेयर्स हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशंस। कुछ कंडीशंस एप्लीकेबल होती हैं, जैसे कि कुछ कंडीशंस होती हैं प्राइवेट कंपनीज के लिए जहाँ पे वो अपनी शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, तो वो कंडीशन सब्जेक्टली है, बट आपके जो शेयर्स हैं वो आप इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर देखिए, सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट। द कंपनी इज मैनेज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। The directors are representative of the shareholders, so management and ownership are separate in company organization. कंपनी में बच्चे जो ऑनरशिप है, ऑनरशिप क्या होता है, मालिक। कंपनी के मालिक अलग होते हैं और जो कंपनी को मैनेज करती है वो क्या होते हैं, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जो कि एक तरह के शेयर होल्डर्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो इस तरह से जो उनकी मैनेजमेंट है वो डिफरेंट होती है और जो ऑनरशिप है वो सेपरेट होती है। तो ये हो गए आपके कंपनी के फीचर्स। अब हमने कंपनी का मीनिंग समझ लिया, उसके फीचर्स देख लिए। अब हम देखेंगे कि कंपनी जो होती है वो कितनी टाइप की होती हैं। कंपनी रजिस्टर्ड होती है अंडर कंपनी एक्ट 2013 और उसके अंडर कंपनीज को हम तीन जो है पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इज़ अनलिमिटेड कंपनी, सेकंड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और तीसरा है आपका कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो बच्चे ये नाम से भी आपको पता चल रहा होगा कि अनलिमिटेड कंपनी का क्या मतलब है, वो कंपनी जहाँ पे आपकी जो लाइबिलिटी है मेंबर्स की वो लिमिटेड नहीं होती, वो कंपनीज को हम अनलिमिटेड कंपनीज कहते हैं। और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, जहाँ पे जो मेंबर्स की लाइबिलिटी है वो लिमिट होती है टू द एक्सटेंट ऑफ गारंटी गिवन बाय देम, यानी कि जो पार्टनर्स गारंटी देते हैं उस एक्सटेंट तक उनकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होती है। नेक्स्ट है आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, जो इस चैप्टर में हम जिसको आगे आप फर्दर कंटिन्यू पढ़ोगे। इस केस में क्या होता है, कंपनी की जो लाइबिलिटीज़ होती है मेंबर की वो स्ट्रिक्टली लिमिटेड होती है, किस एक्सटेंट तक, जिस एक्सटेंट तक उन्होंने शेयर्स जो हैं उस कंपनी के सब्सक्राइब किए होते हैं। अब नेक्स्ट आपने टाइप्स देखनी है इसकी लिमिटेड बाय शेयर्स में ही ना, पहले नंबर पे आएगी इसकी प्राइवेट कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी क्या होती है,
सेक्शन 268 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 ये क्या डिफाइन करता है कि प्राइवेट कंपनीज क्या होती हैं। अ प्राइवेट कंपनी इज़ वन विच बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये बच्चे आपका जो सारा ना ये +1 की आप थ्योरी में ऑलरेडी चीज़ें पढ़ के आ चुके हो कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता देती हूँ, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपकी कंपनी में के, जिसमें जब आप कंपनी बनाते हो तो ये डॉक्यूमेंट जो है बनाए जाते हैं जिसमें आपकी कंपनीज़ के सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं जिनके अकॉर्डिंगली आपकी कंपनी जो है वो काम करती है। तो अब यहाँ पे आपको वो क्या बोल रहे हैं कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर ये 3 चीज़ें उसमें फीचर्स कर रही हैं तो उस कंपनी को हम क्या बोलेंगे, प्राइवेट कंपनी। अब वो 3 चीज़ें क्या हैं, पहली देखिए, रिस्ट्रिक्ट दी राइट टू ट्रांसफ़र इट शेयर्स। ऊपर आप पढ़ के आए थे कि जो शेयर्स हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं बट सब्जेक्टली, मींस प्राइवेट कंपनी के ऊपर जो राइट है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स का वो रिस्ट्रिक्टेड होता है। प्राइवेट कंपनी में आप अपने शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। सेकेंड कंडीशन देखिए, लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू 200 एक्सक्लूडिंग इट्स पार्ट और प्रेजेंट एम्प्लॉइज मेंबर्स, कि इनके जो मेंबर्स हैं वो कितने होने चाहिए, 200 होने चाहिए। 200 से ज़्यादा आप इसमें मेंबर्स जो हैं वो नहीं रख सकते हो। थर्ड, प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज़। प्राइवेट कंपनी में प्रोहिबिट होता है किसी चीज़ के लिए मनाही होना कि आप पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते हो कि वो आपकी सिक्योरिटीज़ या शेयर्स को सब्सक्राइब जो है आप वो करें। मीन्स आप पब्लिक ही अपने शेयर्स जो हैं वो ऑफर नहीं कर सकते हो। तो ये 3 जो हैं अगर आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के फीचर्स हैं तो उस कंपनी को हम क्या बोलेंगे, प्राइवेट कंपनी। नेक्स्ट देखिए, पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी क्या होती है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 271 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 अ पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी, कि वो कंपनीज जो प्राइवेट नहीं हैं वो कंपनीज क्या होती हैं, पब्लिक कंपनीज होती हैं। नेक्स्ट देखिए, 1 पर्सन कंपनी जिसको हम OPC भी बोलते हैं। ये सारी चीज़ें बच्चे आपके थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपसे 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में या MCQ जैसे आपको पता है कि आपके CBSE के पैटर्न में आप कहीं से भी वो क्वेश्चन जो है बना सकते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। ये बेसिक नॉलेज तो आप चैप्टर के लिए जानने के लिए तो ज़रूरी है ही है, तो आपके एग्जाम्स में भी इस तरीके जो क्वेश्चन है वो काफ़ी बन सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा इस चीज़ों को, ठीक है। 1 पर्सन कंपनी क्या होती है, सेक्शन 262 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 स्टेट्स 1 पर्सन कंपनी इज अ कंपनी विच हैज़ ओनली 1 पर्सन एज ए मेंबर। तो यहाँ से उसके नाम से भी हमें पता चल रहा है कि 1 पर्सन कंपनी मतलब किसी एक इंसान की। तो इस कंपनी में वो कितने मेंबर हमें बता रहे हैं, सिर्फ 1। रूल क्या लगेगा इस कंपनी के ऊपर, रूल्स 2014 प्रोवाइड्स दैट ओनली ऑन इंडियन सिटीजन रेजिडेंट इन इंडिया कैन फॉर्म 1 पर्सन कंपनी। मीन्स इस कंपनी को कौन खोल सकते हैं, वो सिटीजन जिसके पास वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, वो ओपन कर सकते हैं। सेकेंड, इट पेड अप कैपिटल इज़ नॉट मोर देन 50 लाख। इनकी जो पेड अप कैपिटल है वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। थर्ड, इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड ₹2 करोड़। इनके जो एवरेज एनुअल टर्नओवर है वो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड इट कैन नॉट बी फॉर्म्ड अ चैरिटेबल पर्पज़, मीन्स वो किसी चैरिटेबल पर्पज़ के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को आप नहीं खोल सकते हैं। इनका जो खोलने का आपका पर्पज़ है वो बिजनेस पर्पज़ होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये होगी आपकी 1 पर्सन कंपनी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में क्या डिफरेंस है। पब्लिक कंपनी के मेंबर्स मिनिमम कितने होने चाहिए, 7, और प्राइवेट में कितने होने चाहिए, 2। अगेन ये जितने पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं आपके MCQ से सारे पॉइंट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आपने इनको ध्यान से समझना है। पब्लिक कंपनी के मैक्सिमम मेंबर्स की क्या लिमिट है, कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। प्राइवेट कंपनी में आप मैक्सिमम कितने मेंबर रख सकते हो, 200। तो आपने ये याद रखने हैं नंबर ऑफ मेंबर्स। सेकेंड देखिए, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। डोंट कन्फ्यूज दिस पॉइंट विद द मेंबर। अपने डायरेक्टर अलग होते हैं, डायरेक्टर जो कंपनी को चलाते हैं, ठीक है। तो मेंबर्स और डायरेक्टर्स को आपने कन्फ्यूज नहीं करना।
पब्लिक कंपनी के में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने होने चाहिए हर हाल में 3, और प्राइवेट कंपनी में कितने होने चाहिए 2। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, पब्लिक कंपनी में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पब्लिक को आप इशू कर सकते हो अपने शेयर्स, और प्राइवेट कंपनी में आप अपने जो शेयर्स हैं वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब टू शेयर। यस, पब्लिक कंपनी में आप अपने पब्लिक को इनवाइट कर सकते हो ताकि वो आपके शेयर्स और डिबेंचर सब्सक्राइब कर लें, और यहाँ पे आप पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते हो। ऊपर वाले पॉइंट में था कि आप अपने शेयर आगे ट्रांसफ़र जो है उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप आगे फर्दर शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हो, बट प्राइवेट कंपनी में आप अपने शेयर जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। यूज़ ऑफ वर्ड लिमिटेड, जो पब्लिक कंपनीज होती हैं ये कंपलसरी होता है कि वो जब भी अपना कंपनी का नाम एंड करें, उस एंड के नाम के पीछे उनको क्या लगाना है, ये बच्चे उल्टा लिखा गया है यहाँ पे, हाँ ये प्राइवेट लिमिटेड इधर आना चाहिए था। तो जो पब्लिक है उनको क्या वर्ड यूज़ करना है, लिमिटेड। लिमिटेड इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ इट्स नेम, तो ये पब्लिक के लिए आपने याद रखना है। और प्राइवेट कंपनी अपने नाम के एंड में कौन सा वर्ड यूज़ करेंगी, प्राइवेट लिमिटेड, तो ये करना कंपल्सरी है उनके लिए, ठीक है। अब आता है आपका चैप्टर जो आप करने वाले हो, इशू ऑफ शेयर्स। अब इशू ऑफ शेयर्स करने से पहले कि हम उसके प्रैक्टिकल पोर्शन पे जाएं, हम पहले इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लें कि शेयर्स होते क्या हैं। तो शेयर्स का मीनिंग देखिए यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 284 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, शेयर मीन्स अ शेयर इन द कैपिटल ऑफ कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक। यानी कि शेयर क्या होते हैं, कंपनी के एक कैपिटल, कैपिटल क्या होती है, पैसा, जो पूंजी आप इन्वेस्ट करते हो कंपनी में पैसे लगते हैं उसका एक हिस्सा होता है। द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज़ डिवाइडेड इनटू अ स्मॉल यूनिट्स, कि कंपनी की जितनी भी कैपिटल है या जितनी उसमें इन्वेस्टमेंट की जाती है उसको एक स्मॉल यूनिट्स में बांट लिया जाता है, और इन्हीं स्मॉल यूनिट को हम क्या कहते हैं, शेयर। इट गिव्स देयर होल्डर अ राइट ऑफ ऑनरशिप, वोटिंग राइट एंड राइट टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। ये जो शेयर हैं, जो आपके शेयर होल्डर्स खरीदते हैं इन शेयर्स को, जब वो शेयर खरीद लेते हैं तो उनके पास वो अपना ये जो शेयर है अपने होल्डर को क्या राइट देता है, ऑनरशिप का। मीन्स वो आपकी कंपनी के ऑनर्स बन जाते हैं, उनके पास वोटिंग राइट आ जाता है, और वो कंपनी के प्रॉफिट में भी अपना उनके पास राइट होता है कि उस प्रॉफिट को शेयर कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेचर ऑफ शेयर्स। तो आपसे शेयर्स की नेचर पूछी जा सकती है कि शेयर की नेचर क्या है। तो एज पर सेक्शन 44 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, शेयर ऑफ कंपनीज आर मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल ऑफ द कंपनी, कि अगर आपकी कंपनी के आर्टिकल के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है तो उसका नेचर आप क्या बताओगे शेयर का, कि वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। मूवेबल मीन्स जिसको आप मूव कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हो, मीन्स वो ट्रांसफरेबल होते हैं। शेयर ऑफ कंपनी आर ट्रीटेड एज गुड्स अंडर दी सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो बच्चे एक एक्ट होता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जिसके अंदर हम कहते हैं ना कि किन किन चीज़ों को हम गुड्स मानते हैं। तो जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है उसमें हम कंपनी के शेयर को कैसे ट्रीट करते हैं, एज ए गुड्स। इम्पॉर्टेंट है 1 मार्क्स के लिए, ये लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। वीडियो में मैं आपको हमेशा साथ के साथ मेरी ये कोशिश होती है कि जो चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ साथ में ये ज़रूर बताऊँ कि कौन सी चीज़ें आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है या वो किस तरीके से पूछी जा सकती हैं। क्योंकि चैप्टर देखो बच्चे, थ्योरी तो आपकी बुक में ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो, पर हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि हमें ये नहीं पता चलता कि हम किस चीज़ को पढ़ें, किसको छोड़ें, क्या चीज़ हमें एग्ज़ाम में कैसे पूछी जा सकती है। तो विद माई एक्सपीरियंस जो कि चीज़ें मुझे पता है कि पेपर में आपको कैसे आ सकती हैं, मैं आपको जो भी साथ के साथ बताती हूँ। तो बेटर एक तो जब भी आप वीडियोस देखो ना अपनी क्लास की, हमेशा बुक लेके देखो। आप ऐसे ही वीडियोस को अगर आप देखोगे वो चीज़ें जो आपके माइंड से स्किप कर जाएंगी। बुक लो, साथ में एक अपना कॉपी पेन रखो, और जो चीज़ें आपको बोली जा रही हैं कि इम्पॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में आ सकती हैं, अपनी बुक में मार्क करो और उन लाइंस को अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लो। तभी कोई चीज़ देखने का फ़ायदा है, तभी वो आपको बेनिफिट पहुंचाएगी। अगर आप जस्ट देख के छोड़ दोगे ना तो वो आपके माइंड से, अगर आप वीडियो देखने के बाद क्या वो चीज़ें स्किप कर जाएंगी, उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट देखिए,
टाइप ऑफ शेयर्स। अब इस पोर्शन को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना अब आपके प्रैक्टिकल जो आगे आपने क्वेश्चंस करने हैं ये उनमें काम आने वाली हैं। क्योंकि अब तक हमने क्या समझा कि इस चैप्टर को हम क्यों कर रहे हैं, कंपनीज क्या होती हैं, उसके अंदर शेयर्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें समझी। अब इसके बाद का जो आप ये कंसेप्ट आप समझने वाले हो, ये सारी चीज़ें आपको आपके प्रैक्टिकली चीज़ें जो है वो काम आने वाली हैं। ठीक है, तो जो भी आपने शेयर्स समझा कि शेयर्स क्या है, कैपिटल का हिस्सा है, तो अब शेयर्स के क्या कुछ टाइप भी होते हैं। यस, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, शेयर्स जो हैं वो मेनली 2 कैटेगराइज में हम इनको क्लासिफाइड करते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स। क्योंकि जब आप आगे क्वेश्चंस करोगे वहाँ पे लिखे होंगे कि ये प्रेफरेंस शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स हैं, तो अगर आप जस्ट जर्नल एंट्रीज को रट्टे मार लेते हो, चैप्टर समझ लेते हो, पर आपको पता ही नहीं है कि शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, तो वो आपकी चीज़ें ना माइंड में बैठेंगी नहीं। हमेशा चीज़ को समझ कैसे आती है, उसका समझोगे जो चीज़ हम कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं और ये क्या चीज़ क्या है जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स क्या है, चलिए आइए देखते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स सेक्शन 43B आर द शेयर्स दैट कैरीज द फॉलोइंग 2 राइट्स। अब इस चीज़ को आप याद कैसे रखोगे, देखो प्रेफरेंस का नाम क्या होता है, किसी को प्रेफरेंस देना। ठीक है, कि मान लीजिए 2 बंदे हैं, एक ए है और दूसरा बी है। ए को मैं कुछ ज़्यादा ही प्रेफरेंस दे रही हूँ, हर चीज़ में उसको पहल दी जा रही है एज़ कम्पेयर टू बी। तो इसी तरीके से जो ये शेयर्स हैं, प्रेफरेंस भी हैं, इक्विटी भी हैं, पर इक्विटी शेयर के मुकाबले जो प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स होते हैं, हम उनको कुछ चीज़ों में ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, इसीलिए आप इसका नाम क्या याद रखोगे, प्रेफरेंस शेयर्स। अब क्या क्या प्रेफरेंस मिल रही है उनको, चलिए वो देखते हैं। एक तो आपने ये याद रखना है, इनके पास 2 राइट्स होते हैं। पहला राइट क्या है, अ राइट टू रिसीव डिविडेंड एट अ स्टिपुलेटेड रेट और अ फिक्स्ड अमाउंट बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड ऑन इक्विटी शेयर्स। डिविडेंड क्या होता है, शेयर्स क्या होते हैं, आगे जब मैं आपको थोड़ा सा इसमें डिटेल में ये समझाऊंगी शेयर्स क्या है, डिविडेंड क्या है। जब देखो बच्चे, शेयर्स क्या होते हैं ना, किसी की कंपनी के अंदर पैसे इन्वेस्ट करना। अगर आप बिल्कुल एक सिंपल लैंग्वेज में इसको समझना चाहते हो, जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीद लेते हो यानी कि आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अब जो आपने इन्वेस्टमेंट की है उसके बदल में वो जो कंपनी है आपको एक अमाउंट पे करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड। जैसे मान लीजिए आपने किसी को पैसे दिए हैं लोन के ऊपर, ठीक है, वो पर्सन उस लोन का लेके आपको क्या दे रहा है, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहा है। तो ऐसे ही अगर आप अपनी कंपनी के अंदर पैसे लगाते हो तो वो भी जो आपको अमाउंट पे करती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड। हर चीज़ का मतलब समझते हुए चलना है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो कि प्रेफरेंस शेयर वालों के पास राइट है डिविडेंड रिसीव करने का। दूसरी नोट करने वाली क्या चीज़ है, एट अ फिक्स्ड रेट, यानी कि इनको जो डिविडेंड मिलता है वो एक फिक्स रेट होती है जब ये शेयर्स खरीदे जाते हैं। जब आप आगे क्वेश्चन करोगे ना, आप देखोगे कि इनके क्वेश्चन के साथ स्पेशली जो प्रेफरेंस शेयर्स जहाँ पे लिखे होंगे उनके आगे एक परसेंटेज मेंशन होएगी, 10%, 14%, 15%, जितना भी है। उस परसेंटेज का क्या मतलब है, वो उसका मतलब यही है कि इनको इतना रेट जो है, जितने भी पैसे आपने किसी कंपनी के अंदर डाले हैं, इन्वेस्ट करे हैं, इस परसेंटेज के रेट के हिसाब से आपको डिविडेंड मिलेगा, पहला राइट। और दूसरा कैसे मिलेगा, बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड ऑन इक्विटी शेयर्स, कि इक्विटी शेयर्स वालों को डिविडेंड पे करने से पहले किनका नंबर लगने वाला है, प्रेफरेंस शेयर्स का, इनको प्रेफरेंस दी जाएगी। ये हुआ इनका फर्स्ट राइट। सेकेंड देखिए, रिटर्न ऑफ कैपिटल ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी बिफोर दैट ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब जो शेयर्स के पैसे होते हैं, शेयर्स क्या है, जो खरीदने वाले हैं शेयर होल्डर यानी कि ऑनर्स हैं। जब तक कंपनी बंद नहीं होती इनके पैसे कंपनी के टाइमिंग के दौरान वापस नहीं किए जाते हैं। पहली बात तो आपने ये नोट रखनी है, जब कंपनी बंद होगी तब शेयर होल्डर्स के पैसे हैं उस टाइम पे उनको वापस किए जाते हैं। अब यहाँ पे भी प्रेफरेंस शेयर्स वालों को क्या दी जाएगी, प्रेफरेंस मिलेगी। मींस कि जब कोई कंपनी वाइंडिंग अप होगी, हमको पैसे जो भी आपने इन्वेस्ट करे हैं कंपनी के अंदर वो वापस करने होंगे, यानी कि रिटर्न ऑफ कैपिटल, आपकी जो लगाई हुई कैपिटल है, पूंजी है, अब कंपनी उनको वापस कर रही है। इनको पहले मिलेंगे किनसे, इक्विटी शेयर वालों से। होल्डर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आर कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर होल्डर।
तो जो प्रेफरेंस शेयर्स को खरीदते हैं उन होल्डर्स को हम क्या कह देते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो अब आपको समझ में आया हम इनको प्रेफरेंस शेयर्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हर तरफ से इनको क्या मिल रही है, प्रेफरेंस दी जा रही है, पहल दी जा रही है। डिविडेंड इनको पहले मिलेगा इक्विटी वालों से, और रिटर्न ऑफ कैपिटल भी इनकी होगी जब कंपनी वाइंडिंग अप होगी। अब प्रेफरेंस शेयर्स के भी आगे फर्दर टाइप्स होते हैं, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, आपने सिर्फ नाम समझने हैं और नाम से ही इनका क्या मतलब है वो आप याद रखोगे। वो मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको चीज़ों को जो मीनिंग है इतना सारा देख के आप कंफ्यूज ना हो जाए कि ये क्या चीज़ें जो है मेरे पढ़ाई जा रही हैं। तो पहले टाइप देखिए प्रेफरेंस शेयर्स की, क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। अब इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ने से पहले क्यूमुलेटिव का मतलब समझिए क्या होता है। क्यूमुलेट होता है कोई चीज़ इकट्ठे होते रहना, ठीक है। In the case of cumulative preference shares, if a particular company doesn't declare an annual dividend, the benefit is carried forward to the next financial year. अब इस चीज़ को एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आपने किसी कंपनी का प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो, ठीक है, 10% के हिसाब से मैं आपको डिविडेंड पे कर रही हूँ, और किसी एक साल में कंपनी ने प्रॉफिट नहीं कमाया, तो उस साल में क्या उन्होंने क्या, डिविडेंड को डिक्लेयर नहीं करा। ये देखिए क्या लिखा है, इफ़ अ पर्टिकुलर कंपनी डजंट डिक्लेयर एन एनुअल डिविडेंड, कि जो साल का मैं आपको डिविडेंड डिक्लेयर करती हूँ, इन एनी केस कंपनी लॉस में चली गई और उस साल का डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करा गया, तो वो जो आपका पैसा है डिविडेंड का, आपका बेनिफिट का, वो क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और अगले फाइनेंशियल ईयर में जब नेक्स्ट ईयर में आपका अगले साल के डिविडेंड होगा उसके साथ मिला के, यानी कि क्यूमुलेट हो जाएगा, इकट्ठा करके आपको दे दिया जाएगा। अब वो प्रेफरेंस शेयर्स कौन से हो गए, क्यूमुलेटिव। अब नॉन क्यूमुलेटिव क्या हो गया, ऑब्वियसली उसका उल्टा हो गया, मीन्स नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स डोंट प्रोवाइड फॉर रिसीविंग आउटस्टैंडिंग डिविडेंड बेनिफिट्स, कि जिस साल आपका डिविडेंड नहीं मिला, अब नेक्स्ट ईयर आपको नेक्स्ट ईयर वाला ही डिविडेंड मिलने वाला है, पिछले वाला डिविडेंड क्या हो गया, खत्म, वो क्यूमुलेट नहीं होगा, इकट्ठा नहीं होगा। लास्ट ईयर खत्म हो गया, अब नेक्स्ट करंट ईयर में कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा, नहीं तो नहीं। तो ये हो गया आपका नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्लियर है आपको नाम के साथ। अब नेक्स्ट देखिए, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेट क्या होता है, किसी चीज़ के अंदर हिस्सा लेना। अब कहाँ हिस्सा ले रहे हैं वो देखते हैं। व्हेन अ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स enjoy the right to participate in the surplus profit, मीन्स कहाँ पे वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सरप्लस प्रॉफिट। अब ये सरप्लस प्रॉफिट क्या है, एक तो इन एडिशन टू द फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, एक तो आपको फिक्स रेट पे डिविडेंड मिलना ही है प्रेफरेंस शेयर वालों को, वो देने के बाद उसके बाद हमने किसको पेमेंट करी, एंड दैट इज लेफ्ट आफ्टर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर। अब कंपनी का जो भी प्रॉफिट होता है वो कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है, आपस में शेयर होल्डर्स बांटते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रॉफिट किसके पास गया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास, फिर उसके बाद जो बचा उसके बाद हमने किसकी पेमेंट की, इक्विटी शेयर होल्डर्स की। अब जितना उनका बनता था वो पेमेंट करने के बाद भी अगर कंपनी के पास सरप्लस प्रॉफिट बच जाता है, तो जो ये पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं ये उनमें क्या कर पाएंगे, इनके पास राइट है कि उस सरप्लस प्रॉफिट को भी पार्टिसिपेट करके, मतलब वो अपने बांट सकते हैं, उस प्रॉफिट को ये ले सकते हैं। तो नॉन पार्टिसिपेटिंग क्या हुआ, ऑब्वियसली वो शेयर होल्डर्स जिनके पास ये बेनिफिट या ये राइट नहीं है, उनको सिर्फ क्या मिलेगा, अपना रेगुलर रिसीप्ट ऑफ डिविडेंड जो मिलता है वो तो मिलेगा ही, पर जो सरप्लस प्रॉफिट है उसमें ये कोई शेयर नहीं कर सकते हैं। तो वो क्या हो गया आपके नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। थर्ड देखिए, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टेबल क्या होता है, किसी चीज़ में कन्वर्ट हो जाना। तो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं ये, convertible preference shares can be converted into equity shares after meeting the requestee stipulation by the company's article of association। बच्चे ये बार बार यहाँ पे क्यों लिखा जा रहा है कि कोई भी चीज़, मतलब कि उन्होंने बता दिया कि अगर आपकी कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मीन्स वो रूल बुक अगर वो अलाउ करती है, तब आपके पास ये राइट होता है कि आप अपने प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट करा सकते हो, किसमें, इक्विटी शेयर्स में। कुछ समय के बाद अगर आप चाहते हो कि नहीं अब मुझे प्रेफरेंस नहीं इक्विटी शेयर्स में जाना है, तो आप इन शेयर्स के पास राइट होता है कि आप अपनी शेयर्स को कन्वर्ट कर सकते हो। और नॉन कन्वर्टेबल क्या हुए,
जिनके पास ये राइट नहीं है कि वो अपने शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकें। नेक्स्ट देखिए, रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीम क्या होता है? रिडीम होती है किसी चीज़ का पेमेंट करना, ठीक है। अब किस चीज़ की पेमेंट हो रही है? व्हेन शेयर्स आर रीपे, रिडीमेबल मीन्स रीपे करना, आफ्टर सम स्पेसिफाइड टाइम इन अकॉर्डेंस विद द टर्म ऑफ इशू, दे आर कॉल्ड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स जो है कई बार, जैसे मैंने बोला ना कि काफ़ी टाइप्स होती हैं, तो जैसे मैंने आपको बोला, या तो वाइंडनिंग अप तक शेयर्स चलते हैं कि जब तक कंपनी बंद नहीं हो जाती आपके पैसे वापस नहीं होंगे, पर कुछ प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे होते हैं जो कुछ स्पेसिफिक टर्म्स तक के लिए ही हमने उनको शेयर्स जो है वो अपने सेल किए होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये शेयर्स जो है प्रेफरेंस शेयर 10 सालों के लिए हैं, तो आफ्टर 10 ईयर्स कंपनी क्या करेगी, इन शेयर्स वालों की जो पैसे हैं वो क्या हो जाएंगे, रीपे हो जाएंगे, अगर आपने कौन से शेयर खरीदे हुए हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। बट जो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनकी पेमेंट सिर्फ कब होगी कि नॉट बी रीपे बिफोर वाइंडनिंग अप ऑफ द कंपनी, कि जब तक कंपनी बंद नहीं हो जाती उनके पैसे जो उनको वापस नहीं मिलेंगे। तो अब डिपेंड करेगा कि आपने कौन सी कैटेगरी के अंदर प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे हैं। आई होप आप इनके जो नेम है हेडिंग के साथ आप इन चीज़ों को रिलेट करके फिर इनके मीनिंग्स को आप याद करोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट इक्विटी शेयर्स। अब हमने इतने फ़ायदे देख लिए सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स के कि इनको ही सब कुछ प्रेफरेंस मिल रही है, काफ़ी तरीके की इनमें टाइप्स हैं जिनके अकॉर्डिंगली उन शेयर होल्डर्स को बेनिफिट मिल रहा है। तो हमारे एक माइंड में क्वेश्चन आता है कि यार हम फिर इक्विटी शेयर्स क्यों खरीदें, इनको तो सबसे बाद में सब कुछ मिल रहा है, तो क्या इन शेयर्स को जो शेयर होल्डर लेते हैं क्या उनको कोई फ़ायदा है या इन शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करने का। तो पहले इक्विटी शेयर समझते ही होते क्या हैं। These are those shares which are not a preference shares। पहली बात तो कौन से शेयर हैं जो कि प्रेफरेंस शेयर नहीं है, तो वो शेयर्स कौन से हो गए, इक्विटी शेयर्स। इसलिए इन शेयर्स के पास डज नॉट कैरी एनी प्रेफरेंशियल राइट, कोई राइट नहीं होता इनके पास प्रेफरेंस का, मतलब इनको कहीं भी प्रेफरेंस नहीं मिलती है। इन अदर वर्ड्स, इक्विटी शेयर इज वन विच इज एंटाइटल्ड टू डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल आफ्टर द क्लेम ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज सेटिस्फाइड। कि जब आप प्रेफरेंस शेयर्स वालों के क्लेम को, चाहे वो उनका डिविडेंड का है चाहे जब बारी रीपेमेंट की आएगी, उनको सेटिस्फाई करने के बाद फिर इन इक्विटी शेयर्स वालों का नंबर लगता है। अब ये है रेड लाइन में क्यों इतने इंपॉर्टेंट है, फिर भी अगर कोई फ़ायदा नहीं तो लोग ज़्यादातर इक्विटी शेयर्स में ही क्यों इन्वेस्ट करते हैं। द होल्डर ऑफ इक्विटी शेयर्स आर द रियल ऑनर्स ऑफ द कंपनी, कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वही कंपनी के रियल ऑनर्स होते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट क्यों लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं जो प्रेफरेंस में नहीं जाना चाहते हैं, कि दे गेट अ वोटिंग राइट इन द कंपनी। मीन्स कंपनी ने अंदर जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं वो उनके अंदर वोटिंग करने का राइट किसके पास होता है, इक्विटी शेयर वालों के पास। याद रखिएगा ये राइट प्रेफरेंस वालों के पास नहीं है और ना ही वो कंपनी के रियल ऑनर्स हैं। तो ये दो फीचर्स हैं जो इस इक्विटी शेयर को हाईलाइट करते हैं, जो कि आपने याद रखनी है, ठीक है। अब देखते हैं हम शेयर कैपिटल का मीनिंग। शेयर कैपिटल क्या होती है? शेयर कैपिटल मीन्स कैपिटल रेज्ड बाय द कंपनी बाय द इश्यू ऑफ शेयर्स। अब मैं इसको थोड़ा सा ना आपको ब्रेक करके समझाती हूँ। शेयर कैपिटल, कैपिटल क्या होती है? पैसा। किसी भी कंपनी को चलाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? कैपिटल की। अब जितनी चैप्टर की वीडियो की स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उनकी कुछ लिमिटेशंस थी, जिसमें एक लिमिटेशन हमने क्या पढ़ी थी कि उनके पास कैपिटल लिमिटेड थी। मतलब जितना एक सोल प्रोप्राइटर है उनके पास जितना भी पैसा उनके पास होगा उस हिसाब से वो अपना बिजनेस चला लेगा। पार्टनरशिप में भी आपकी एक मेंबर्स की एक लिमिट फिक्स होती है, उसमें भी आप इतना पैसा जो इकट्ठा नहीं कर सकते कि आप लार्ज स्केल के ऊपर चलो। तो उसी लिमिटेशन को यहाँ पे ये पॉइंट ख़त्म करता है। मीन्स यहाँ पे जो कंपनीज़ हैं वो कैसे चलती हैं, वो इस कैपिटल को, पैसे को रेज करती हैं। उनको रेज करने की जो फॉर्म है, अब देखिए क्या लिखा हुआ है, कैपिटल रेज बाय द कंपनी थ्रू द इशू ऑफ शेयर्स। अब किसी भी चीज़ को चलाने के लिए जो पैसे चाहिए होते हैं ना वो कंपनी पैसे इकट्ठे कैसे करती है? वो शेयर्स इशू करके, उसके थ्रू ये जो पैसा इकट्ठा किया जाता है और उसी पैसे को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल।
द कैपिटल रेज बाय इक्विटी शेयर इज नोन एज अ इक्विटी शेयर कैपिटल, कि जो कैपिटल, जो पैसा आपने इक्विटी शेयर्स इशू करके रेज करा है, कंपनी ने क्या इशू करा, इक्विटी शेयर्स, और उससे जो अपनी कैपिटल रेज करी उसको हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल। और जो अपने प्रेफरेंस शेयर्स इशू करके जो है अपनी कैपिटल रेज की है उसको हम क्या बोल देंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्लियर हो गया। शेयर कैपिटल क्या है, वो अमाउंट, वो पैसे जो कंपनी ने रेज करे हैं पब्लिक से, पब्लिक में वो शेयर इशू करती हैं जहाँ से अब उनके पास नंबर ऑफ, जैसे हम कहते हैं ना, उनके पास अब सिर्फ जो मेंबर्स हैं उन्हीं का लिमिटेड पैसा नहीं होता, अब पूरे पब्लिक के अंदर वो अपने जो पैसे हैं वो लाखों में, करोड़ों में रेस करती है, जहाँ से जो कंपनीज हैं बड़े लार्ज स्केल के ऊपर चलती हैं। अब आप देखोगे टाइप ऑफ शेयर कैपिटल, जो कि आपका बुक 3 जिसमें आपने फाइनेंशियली स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, बैलेंस शीट आपने वहाँ पे करी होगी, लायबिलिटी साइड में इन चीज़ों को आपने लिखा होगा। तो ये कंसेप्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ना ही सिर्फ इस चैप्टर में काम आने वाला है, जब आप उस चैप्टर में अपनी बैलेंस शीट के जितने भी चैप्टर करोगे तो आपको ये टाइप समझ में आएगी कि ये चीज़ें वहाँ पे क्यों लिखी जाती हैं। अब ये जो शेयर कैपिटल है जो कंपनी ने रेज करी है, इसकी आगे कुछ फॉर्म्स होती हैं। तो सबसे पहली कैपिटल कौन सी है आपकी, ऑथराइज्ड कैपिटल, इसको हम रजिस्टर्ड कैपिटल भी कह देते हैं और नॉमिनल कैपिटल भी कह देते हैं। अब ये क्या है, इट इज़ दैट पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल दैट अ कंपनी इज ऑथराइज्ड टू रेज एज स्टेटिंग इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मीन्स ये आपका दूसरा डॉक्यूमेंट, पहले हमने ऊपर किसका नाम पढ़ा था, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मीन्स जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो कंपनी का बना होता है उसमें जितनी कंपनी को अथॉरिटी मिली है, इसीलिए इसका क्या नाम है, ऑथराइज्ड कैपिटल, कि जितनी किसी कंपनी को अथॉरिटी मिली है कि वो अमाउंट रेज कर सकती है पब्लिक से, उसी पार्ट को हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल। इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल दैट कंपनी कैन रेज, कि ये वो मैक्सिमम अमाउंट इसमें लिखी होती है। आपकी कंपनी जब भी कोई फॉर्म होती है ना, उसके ऊपर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में पहले से ही डिसाइड हो जाता है कि आप कंपनी जो है अपनी लाइफ टाइम में कितनी मैक्सिमम अमाउंट जो है वो पब्लिक से रेज कर सकती है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ नॉमिनल एंड रजिस्टर्ड कैपिटल। अब समझ में आ गया आपको। इस जो टाइप है ना, हम एग्जाम्पल लेके चलेंगे, क्योंकि जब आपके इशू ऑफ शेयर्स के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे ना तो उसमें ये चीज़ टॉपिक लिखा होता है कि ऑथराइज्ड कैपिटल इतनी है, इशूड कैपिटल इतनी है। अब ऑथराइज्ड कैपिटल आपको समझ में आ गई क्या चीज़ है, वो कैपिटल जितना कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम में इशू कर सकती है, पब्लिक से रेज कर सकती है। अब नेक्स्ट क्या है, इशूड कैपिटल। इट इज़ दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल, ये इसी कैपिटल का हिस्सा है, विच द कंपनी हैज़ इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन, जो कि कंपनी इशू कर सकती है सब्सक्रिप्शन के लिए। कहने का मतलब ये है कि कोई भी कंपनी, मान के चल लीजिए कि आपको लिमिट मिल गई है 1 करोड़ की, कि 1 करोड़ तक आप जो कैपिटल है वो इशू कर सकते हो। अब कंपनी जो होती है ना, वो सारी की सारी कैपिटल एक बार में ही इशू नहीं करती है। उस कंपनी को एट प्रेजेंट, लेट सपोज कीजिए मुझे लगता है कि मुझे सिर्फ 40 लाख की ज़रूरत है, पर मेरी लिमिट कहाँ तक है कंपनी की, 1 करोड़ तक। तो 1 करोड़ का 1 करोड़ एक बार में इशू नहीं कर देगी। अब मुझे इस स्टेज के ऊपर सिर्फ 40 लाख की ज़रूरत है, तो अब मेरी ऑथराइज कैपिटल कितनी हुई, 1 करोड़। अब मुझे कितनी चाहिए इस टाइम, कंपनी को रिक्वायरमेंट क्या है, 40 लाख की, इसलिए मैंने कितने इशू कर दिए, 40 लाख के जो शेयर थे वो इशू कर दिए। अब वो 40 लाख क्या बन गए हैं आपके इशूड कैपिटल। इसीलिए तो हम इसको क्या कह रहे हैं, इशूड कैपिटल किसका पार्ट होता है, ऑथराइज्ड का। इट कैन नॉट एक्सीड द ऑथराइज कैपिटल। ऑब्वियसली बात है, अगर आपको 1 करोड़ की लिमिट मिली है तो आप 2 करोड़ तो इशू नहीं कर सकते ना। इशूड कैपिटल हमेशा उसका पार्ट रहेगा, उसे एक्सीड नहीं कर सकता। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल that is not yet offered to the general public for subscription is known as unissued capital। तो आपको एग्जाम पे ये भी पूछा जा सकता है कि unissued capital क्या है। अब जैसे कि मैंने एग्जांपल दी आपको 1 करोड़ की, वो क्या है, ऑथराइज कैपिटल। उसमें से मैंने 40 लाख जो है वो इशू कर लिया, सब्सक्रिप्शन के लिए पब्लिक को ऑफर कर दिया। अब जो बाकी के 60 लाख बचे हैं, रिमेनिंग पार्ट है जो मैंने अभी पब्लिक को ऑफर नहीं करा, वो कैपिटल मेरी क्या होगी, अनइशूड कैपिटल, विच कैन बी इशू लेटर ऑन, कि जो कंपनी बाद में भी जब उसको रिक्वायरमेंट होएगी वो इशू कर सकती है। अंडरस्टूड।
नेक्स्ट है आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब जरूरी नहीं है जितना कंपनी ने चीज़ इशू करी है पब्लिक सबको सारी उसको सब्सक्राइब भी कर ले। मान लीजिए कि मैंने 40 लाख, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि मैंने इशू कर दिए हैं, अब उस 40 लाख में से हो सकता है सिर्फ 35 लाख ही लोगों ने वो शेयर्स जो हैं वो खरीदे हैं। अब जितना पार्ट, अब ये किस चीज़ का पार्ट है, पहली बात तो सब्सक्राइब कैपिटल, इशूड कैपिटल का, ठीक है। अब जितना उस इशूड कैपिटल का पार्ट सब्सक्राइब किया जाएगा बाय जनरल पब्लिक, उसको हम क्या बोल देंगे, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। जब आपके क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वहाँ पे क्वेश्चन लिखा होगा आपको कि ये आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल है, उससे आपने कुछ करना नहीं होता, क्योंकि आपका क्वेश्चन किससे स्टार्ट होता है, इशूड कैपिटल से, कि कंपनी ने कितने शेयर इशू किए हैं। तो इससे आपने वहाँ पे कोई एंट्री या कोई भी चीज़ जो है आपने वो नहीं क्वेश्चन स्टार्ट करना होता। अब इशू कैपिटल की फर्स्ट एंट्री होगी, सेकेंड एंट्री किस अमाउंट के साथ जाती है, सब्सक्राइब, कि पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया है। इसीलिए इन चीज़ों की क्लियरेंस होना आपको बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। ऑथराइज्ड मैक्सिमम लिमिट जो कंपनी इशू कर सकती है, इशूड जितना कंपनी ने उस चीज़ अमाउंट में से इशू कर दिया, उसकी मर्जी है वो सारा भी कर सकती है एक ही बार में, उसमें से कुछ आधा भी कर सकती है जैसे कंपनी को ठीक लगता है। और उसमें से भी जितना पार्ट पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया वो क्या होगी, सब्सक्राइब कैपिटल। अब इसको भी हम दो हेड के अंदर शो करते हैं। पहला क्या है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड नॉट फुली पेड अप। मीन्स कि व्हेन कंपनी कॉल्ड अप द एंटायर फेस वैल्यू ऑफ शेयर, इट इज़ ऑल्सो पेड बाय ऑल द शेयर होल्डर्स, इट इज़ कॉल्ड सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। अब आपका जो क्वेश्चन है जैसे स्टार्ट होता है कि एक कंपनी का, मान लीजिए एक शेयर का जो प्राइस है वो 10 रुपीज़ है, ठीक है। एक शेयर कितने का है, 10 रुपये का है या 100 रुपये का, जितना भी शेयर कंपनी इशू करती है। अब एग्जाम्पल हम 10 रुपीज़ की लेके चल लेते हैं, सपोज कीजिए, ठीक है, कि मैं एक शेयर 10 रुपये का बेच रही हूँ, तो वो 10 रुपये को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, फेस वैल्यू, ठीक है। जो आगे ये वर्ड्स का इस्तेमाल होने वाला आपके क्वेश्चन में, तो आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। फेस वैल्यू क्या होगी, 10 रुपीज़। अब मैंने 10 रुपीज़ का शेयर इशू कर दिया, और वो 10 को जो अमाउंट है ना, वो नंबर ऑफ शेयर्स जो है बच्चे, जैसे मान लीजिए किसी एक बंदे ने शेयर खरीद लिए हैं, 10,000 शेयर ले लिए, ठीक है। 10,000 शेयर में से एक शेयर कितने का है, 10 रुपीज़ का, तो वहाँ पे कितने का आपकी अमाउंट हो गई, 1 लाख हो गया। अब ये 10 रुपीज़ है ना, इसको भी फर्दर यूनिट में डिवाइड कर लिया जाता है। जैसे आप अमाउंट करते हो ना, एप्लीकेशन की अमाउंट, अलॉटमेंट की अमाउंट, फिर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल, मतलब उन पैसों को भी कंपनीज जो है वो ब्रेक्स में, यूनिट्स में आपको जो है ब्रेक करके अपने पास जो है वो कॉल करती हैं, ठीक है। मान लीजिए वो 10 रुपीज़ थे, फर्स्ट कॉल जो है आपकी एप्लीकेशन मनी थी 2 रुपये की, फर्स्ट कॉल थी 3 रुपये की, फिर उसके बाद इशू अमाउंट, पहले एप्लीकेशन अमाउंट आएगी, फिर अलॉटमेंट आएगी, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। अब अगर 10 रुपये जितने भी थे, कंपनी ने जितने इशू किए सारे के सारे उन्होंने कॉल भी कर लिए, और शेयर होल्डर्स ने क्या कर लिए, वो पे भी कर दिए, तब तो उसको आप क्या बोलोगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप का क्या मतलब है, इसमें भी 2 कैटेगरीज होंगी। When company has not called up the full value of shares, कि जब कंपनी ने ही अपनी फुल फेस वैल्यू को नहीं बुलाया। मान लीजिए जैसे मेरा एक शेयर 10 रुपीज़ का है, तो मैंने 9 रुपये तक का शेयर के जो पैसे थे वो शेयर होल्डर से मंगवा लिए, पीछे 1 रुपया या 2 रुपया का जो वैल्यू रह गया, कंपनी को भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो उन्होंने वो कॉल नहीं करे, तो वो भी किस कैटेगरी में आएंगे, आपके सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। यहाँ पे कंपनी ने ही कॉल नहीं करे हैं। या फिर कई बार क्या होता है कि व्हेन कंपनी हैज़ कॉल्ड अप फुल फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, कि कंपनी ने तो कॉल किए हैं बट देयर आर कॉल्स इन एरियर। अब कॉल इन एरियर्स क्या होता है, अगर एक बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं, वो पैसे जो मैंने आपको नहीं दिए हैं, ठीक है, उधारी पे चले गए, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, कॉल्स, कि जो बुलाई गई, फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल के जो पैसे होते हैं। एरियर मीन्स अब वो चीज़ आपने शेयर होल्डर ने पे नहीं करा, तो कॉल इन एरियर क्या होता है, इट रेफर्स टू अमाउंट नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर अगेंस्ट द अमाउंट कॉल्ड बाय अ कंपनी, कि शेयर होल्डर्स, जो कंपनी ने अमाउंट कॉल की, शेयर होल्डर ने वो पैसे नहीं दिए, और इस अमाउंट को हम डिडक्ट करते हैं उसकी सब्सक्राइब कैपिटल से, जो कि उसको हम किस हेड के अंदर लिखेंगे, नॉट फुली पेड अप के अंदर, ठीक है। ये है आपका कॉल्ड अप कैपिटल, ये भी किस चीज़ का पोर्शन होता है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल का।
विच हैज़ बीन कॉल्ड बाय द डायरेक्टर्स फ्रॉम शेयर होल्डर फॉर अ पेमेंट, कि जो पैसे कंपनी ने शेयर होल्डर से मंगवा लिए उसको हम कॉल्ड अप कैपिटल कह देते हैं, और वही पैसे जब शेयर होल्डर पे करते हैं उसको हम क्या कह देते हैं, पेड अप कैपिटल। एक होती है आपकी रिजर्व कैपिटल, ये क्या होती है, एज पर सेक्शन 65 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ओनली एन अनलिमिटेड कंपनी having a share capital while converting into a limited company may have a reserve capital, कि जो अनलिमिटेड कंपनीज होती हैं उनकी जो शेयर कैपिटल है वाइल जब वो उनको कन्वर्ट करते हैं लिमिटेड कंपनी में, तब उनको वहाँ पे क्या रखनी पड़ती है, अपने पास एक रिजर्व कैपिटल जो है वो अपने पास रखनी पड़ती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिजर्व कैपिटल। ये कुछ और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जो आप चैप्टर करेंगे उसके बीच में ये जो टर्म्स हैं वो आपको यूज़ करी जाएंगी, और एज ए बैलेंस शीट में भी जब आप करोगे तो इन चीज़ों की आपको नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। तो पहला क्या है इसमें, कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व क्या होता है, पहले तो आपने ये याद रखना है, इट इज़ क्रिएटेड आउट ऑफ अ कैपिटल प्रॉफिट। तो कैपिटल रिजर्व को हम बनाते कैसे हैं, कैपिटल प्रॉफिट में से इसको क्रिएट करा जाता है। दीज आर नॉट अ नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी। अभी कैपिटल प्रॉफिट क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, कैपिटल की हम नीचे एग्जाम्पल देखेंगे। नॉर्मल मीन्स जैसे कि कंपनी जो भी बिजनेस कर रही है उससे वो जो प्रॉफिट कमाती है वो हुआ उसका नॉर्मल प्रॉफिट। मीन्स उस प्रॉफिट से तो आप ये रिजर्व क्रिएट नहीं कर रहे हो, तो कहाँ से कर रहे हो, कैपिटल प्रॉफिट। और वो कैपिटल प्रॉफिट कैसे बनाती है कंपनी, बाय सेलिंग ऑफ मशीनरी, इशू ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम, दे आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ डिविडेंड एंड आर देयर टू स्ट्रेंथन द बिजनेस। कैपिटल प्रॉफिट्स क्या होते हैं, जैसे कि ये कंपनी का कोई बिजनेस नहीं है, मान लीजिए उनके पास कोई फिक्स्ड एसेट पड़ा है वो उन्होंने सेल कर दिया, उसके ऊपर जो उनको प्रॉफिट हुआ, या उन्होंने शेयर्स और डिबेंचर्स को प्रीमियम के ऊपर इशू कर दिया, ठीक है, या फिर जब रिडम्पशन हुई है उनको डिस्काउंट के ऊपर जो उन्होंने रिडीम करे हैं पैसे, तो वहाँ से जो प्रॉफिट जनरेट करती है कंपनी उसको हम कहते हैं कैपिटल प्रॉफिट। और उन्हीं प्रॉफिट से कंपनी रिजर्व क्रिएट करती है। रिजर्व्स क्या होते हैं, एक इस तरह का बैलेंस होता है, मीन्स आपके प्रॉफिट का ही पार्ट होता है जो कंपनी, जैसे हम लोग अपनी सेविंग्स रखते हैं ना, सेम एज कंपनी जो है अपने बिजनेस को स्ट्रेंथन देने के लिए पूरी की पूरी अमाउंट एज ए डिविडेंड नहीं बांट देती है शेयर होल्डर को, कुछ पैसे वो रखते हैं और इस रिजर्व को हम कहाँ शो करते हैं, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, और हेड कौन सा आता है, रिजर्व एंड सरप्लस। ये आपने अपनी फर्स्ट वॉल्यूम 3 में जब आप बैलेंस शीट करते हो तो वहाँ पे आप इस हेड को पढ़ते हो, रिजर्व एंड सरप्लस, जिसके अंदर आप काफ़ी तरीके के रिजर्व जो है वो नोट डाउन करते हो, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिजर्व ये हम कहाँ शो करते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, ये क्या होते हैं, private placement by companies means offering its security or inviting to subscribe its security for a selected group of person other than by way of public issue through a private placement offer letter। means कई बार कंपनी क्या करती है कि अपने शेयर पब्लिक को इशू करने की बजाय वो किसी प्राइवेट प्लेसमेंट के ज़रिए जो है अपने शेयर्स को परचेज करवाती हैं। मीन्स कुछ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ ही पर्सन्स होते हैं जिनको वो इनवाइट करती हैं शेयर्स खरीदने के लिए, तो उनको हम क्या कहते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। एक होते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स, ये क्या होते हैं, इट इज़ इशूड बाय द कंपनी टू इट्स डायरेक्टर और एम्प्लॉय फॉर अ नॉन कैश कंसिडरेशन और एट अ डिस्काउंट फॉर मेकिंग राइट्स अवेलेबल in the nature of intellectual property rights or providing know-hows or any value addition in any form। means important है, 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं। तो आप सिंपल लिखोगे कि ये वो शेयर्स हैं जो कंपनी ये पब्लिक को नहीं इशू करे जाते हैं। किसको इशू होते हैं, या तो जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं उनको इशू करे जाते हैं या फिर एम्प्लॉयज़ को। नॉन कैश कंसिडरेशंस होते हैं, मीन्स कैश के लिए नहीं होते हैं, उनको सिर्फ ये अपनी ताकि उनको भी लगे कि हम कंपनी के लिए कुछ इम्पोर्टेंस हैं, ठीक है। दूसरा, उनके जो भी एट अ डिस्काउंट फॉर मेकिंग राइट्स अवेलेबल, मीन्स कोई राइट्स के लिए जो है उनको कंपनी जो है कई बार अपने ही एम्प्लॉयज़ को, डायरेक्टर्स को क्या करते हैं, वो लोग शेयर्स ऑफर करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स। नेक्स्ट है एम्प्लॉयज़ स्टॉक ऑप्शन प्लान, जिसको हम ESOP भी कहते हैं। ये वो प्लान है वेयर बाय एन ऑप्शन इज़ गिवन बाय द कंपनी टू इट्स होल टाइम डायरेक्टर्स, कि जो कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर्स हैं, ऑफिसर्स हैं या एम्प्लॉयज़ हैं, वो इन शेयर्स को खरीद सकते हैं
एट अ फ्यूचर डेट एट अ प्री डिटर्मिन्ड प्राइस, मीन्स इन शेयर्स का पहले से प्राइस फिक्स हो जाता है जिनके ऊपर इन शेयर्स को जो है वो कंपनी के डायरेक्टर्स या फिर एम्प्लॉयज़ और ऑफिसर जो है वो परचेज कर सकते हैं। द प्री डिटर्मिन्ड प्राइस यूजली रिमेन्स लोअर देन द मार्केट प्राइस, कि जो शेयर्स कंपनी मार्केट में बेचती है उनसे उनको कम प्राइस के ऊपर जो शेयर्स हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं। इट इज़ राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय टू सब्सक्राइब फॉर द शेयर्स ऑफ द कंपनी, मीन्स ये जो शेयर्स कंपनी जो है अपने एम्प्लॉयज़ को ऑफर करती है ये उनके एक राइट है, मतलब उनकी चॉइस है कि वो अगर खरीदना चाहे तो ले भी सकते हैं, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई रूल्स नहीं है कि हाँ उनको खरीदने ही खरीदने हैं। तो एम्प्लॉयज़ जो है अगर इन शेयर्स को लेना चाहे तो वो परचेज कर सकती है। तो बच्चे इसी के साथ इस चैप्टर के जितने भी बेसिक कंसेप्ट थे, जो भी थ्योरी बन सकती थी, वो सारी मैंने इस वीडियो में कवर करी है। प्रैक्टिकल पोर्शन हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आई होप आपको यहाँ तक ये चैप्टर जो है अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होगी आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने क्लासमेट्स के साथ, ताकि ये वीडियो आगे भी किसी और बच्चों को जिनको ज़रूरत हो वो काम आ सके। और अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।